हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसी चल रही है पढ़ाई। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं जेई मेंस 2011, जो कि उस ज़माने में ए आई ट्रिपल ई बोला जाता था। तो ए आई ट्रिपल ई 2011 का पेपर हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब ये जो प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, इसका फ़ायदा क्या है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हमें पूरा का पूरा आइडिया लगता है कि पिछले साल कैसा क्वेश्चन पूछा जाता था, इससे पुराने ज़माने में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते थे, किस तरीके से पैटर्न चेंज हुआ है या फिर किस तरीके से लेवल चेंज हुआ है, या फिर कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीट होते जा रहे हैं, कौन कौन से कॉन्सेप्ट है जो बहुत कंटिन्यूसली रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो अगर तुम जेई मेंस की तैयारी करते हो और तुमने सारे के सारे प्रीवियस ईयर करके रखे हैं, तो तुम्हारा ऑब्वियस सी बात है जेई मेंस में बहुत ही अच्छा रैंक आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ऐसा नहीं कि सारी क्वेश्चन का सिर्फ सॉल्यूशन देखेंगे, हम लोग उसके कॉन्सेप्ट भी देखने वाले, किस तरीके से वो क्वेश्चन आया, क्या क्या कॉन्सेप्ट यूज हुए, किस तरीके से उसका सॉल्यूशन आएगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इस चैनल पे जेई मेंस और जेई एडवांस की तैयारी होती है। जो भी क्लास 11th 12th ड्रॉपर या फिर क्लास 8th 9th 10th के बच्चे हैं, वो यहाँ पे आके जेई की तैयारी कर सकते हैं फॉर मैथ्स ओनली। जैसे ही तुम नीचे जाओगे होम पेज पे, तुम्हें अपलोड सेक्शन दिखेगा और नीचे जाओगे तुम्हें दिखेगा जेई एडवांस या फिर आईआईटी जेई रिवीजन सीरीज। अब इसमें क्या है, बहुत सारे प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करे गए हैं। तुम देखोगे तो 2019 से लेकर के 2011 के सारे पेपर सॉल्व कर दिए गए हैं ऑलरेडी। 2011 12 13 14 15 16 17 18 19 20 के भी आएंगे, 21 के भी आएंगे, 2011 से पहले के भी वीडियोस आने वाले हैं। और ये एक सीरीज़ देखोगे जिसमें चॉकलेट प्रॉब्लम सीरीज़ है, जिसमें कि बहुत सारे एडवांस लेवल के क्वेश्चन किए गए हैं, ठीक है। और नीचे जाओगे जैसे ही तो तुम्हें दिखेगा जेई मेन और ए आई ट्रिपल ई रिविजन सीरीज। इसमें हमने 2020 2019 2019 2018 2017 2016 2015 एंड अभी 2011 स्टार्ट हुआ है। इसके अलावा जितने भी ईयर्स बचे हुए वो सारे के सारे यहाँ पे कवर किए जाएंगे। उसके नीचे तुम जाओगे तो तुम्हें दिखेगा फाउंडेशन बिल्डर कोर्स फॉर आई टी जेई। अब इसमें क्लास 8th 9th या फिर 10th के बच्चे फाउंडेशन की तैयारी कर सकते हैं। जो भी जेई के लिए एस्पिरेंट हैं, जो भी जेई की तैयारी करना चाहते हैं फ्यूचर में, वो यहाँ पे 9th और 10th से ही तैयारी कर सकते हैं। उनका बोर्ड का भी तैयारी हो जाएगा, उसके साथ साथ जेई का भी तैयारी हो जाएगा। कौन कौन से चैप्टर इंक्लूड हो रहे हैं, तो यहाँ पे जो भी जेई एडवांस लेवल तक के सारे चैप्टर है वो भी इंक्लूड किए जाएंगे। हर चैप्टर में एडवांस लेवल का नहीं पढ़ाया जाएगा, लेकिन बेसिक सारे चैप्टर का तुम्हें पढ़ा दिया जाएगा, ताकि जब तुम 11th एंड 12th में पढ़ने जाओ तो तुम्हें कुछ भी नया ना लगे। तुम्हें एक बार देखना है कि कौन कौन से चैप्टर इंक्लूड होंगे, तुम सबसे पहला वीडियो देख सकते हो यहाँ पे पूरा डिटेल में बताया गया है कौन कौन से चैप्टर इंक्लूड होंगे। बहुत सारे प्लेलिस्ट ऑलरेडी यहाँ पे बने हुए हैं और भी प्लेलिस्ट आने वाले हैं। उसके नीचे तुम जाओगे तो तुम्हें दिखेगा एक्सक्लूसिवली फॉर जेई मेन। अब दो तीन चैप्टर ऐसे हैं जो एक्सक्लूसिवली सिर्फ जेई मेन्स में पूछे जाते हैं, जैसे कि हो गया सेट थ्योरी, स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिकल रीजनिंग। तो जो भी जेई मेंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर साल क्वेश्चन लगभग आता ही है इन टॉपिक से। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने कुछ एक क्वेश्चन सॉल्व किए थे, लगभग अराउंड 10 क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था। उसके आगे हम लोग सॉल्व करने वाले हैं इस वीडियो में। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 71। सो क्वेश्चन नंबर 71 क्या बोल रहा है देख लेते हैं। देर आर 10 पॉइंट्स इन अ प्लेन, आउट ऑफ दिस 6 आर कोलिनियर। अब बताओ, एक प्लेन है जिसमें 10 पॉइंट्स है टोटल और उसमें 6 पॉइंट्स कोलिनियर है। मतलब कोलिनियर का मतलब क्या हो गया, एक लाइन होगा उस पर 1 पॉइंट 2 3 4 5 6, ये 6 के 6 एक ही लाइन में है। एंड बाकी के 4 किधर है, तो बाकी के 4 रैंडम कहीं भी है, ठीक है। ओके, तो दीज आर 10 पॉइंट्स। अब बोला गया इफ एन इज द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग दिस पॉइंट। अब बताओ, एक ट्राइंगल बनाने के लिए तुम्हें कितने पॉइंट्स की जरूरत पड़ेगी। तुम बोलोगे सर 3 पॉइंट्स की। अगर मुझे तो आप 3 पॉइंट दे दोगे तो मैं हमेशा एक ट्राइंगल तो बना ही दूंगा, और हर एक 3 पॉइंट से एक यूनिक ट्राइंगल ही बनेगा सर। ओके, दिस मीन्स अगर 10 में से कोई भी 3 पॉइंट तुम ज्वाइन कर देते हो तो ट्राइंगल बन जाता है ना। लेकिन दिक्कत यहाँ पे है कि 10 में से कोई भी 3 जब मैं बोल रहा हूँ तो यहाँ दिक्कत हो जा रही है। क्या दिक्कत हो जा रही है कि किसी बच्चे ने बोल दिया कि सर आप 10 में से कोई भी 3 बोल रहे हो और मैंने यही 3 सेलेक्ट कर लिया, बताओ ट्राइंगल बन रहा है क्या। तुम बोलोगे नहीं, ऑब्वियसली नॉट, है ना। अच्छा, या फिर मैं ये दोनों और ये वाला पॉइंट सेलेक्ट कर लूँ, क्या ट्राइंगल बन रहा है, नहीं। लेकिन मैं ये दोनों और इसके अलावा कोई एक पॉइंट सेलेक्ट कर लूँ, क्या ट्राइंगल बनेगा, बोलेंगे हाँ। दिस मीन्स 10 में से कोई 3 सेलेक्ट करोगे तो ट्राइंगल बनता सर, लेकिन कब कब नहीं बन रहा है, कब कब प्रॉब्लम आ रही है उसको माइनस कर देते हैं ना, अनफेवरेबल केसेस को माइनस कर देते हैं। अगर 10 पॉइंट्स सारे के सारे नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होते
तो हमें 10C3 नंबर ऑफ ट्रायंगल मिलता, लेकिन उसमें कौन कौन से केस ऐसे हैं जो हमें नहीं मिल पाएंगे ट्रायंगल। तो बोलेंगे जब सर यही 6 वाले में से, ये जो 6 पॉइंट्स है ना, इसी में से कोई 3 आप सेलेक्ट कर लोगे ना, तो उस टाइम पे ट्रायंगल नहीं बन पाएगा। बाकी उसके अलावा हर एक केस में एक ना एक ट्रायंगल तो बन ही जाएगा। ओके, दिस मीन्स इसमें से वो सारे माइनस कर दो जो उसी 6 में से कोई 3 सेलेक्ट हो गया। सो दिस इज द फाइनल आंसर। अब बोला गया दिस इज एन, अब एन की वैल्यू निकाल के बताना है कौन से इंटरवल में है। तो एन की वैल्यू निकाल लो, 10 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 7, 8 इंटू 9 इंटू 10, दिस इज 2 इंटू 3। ओके, तो 3 इंटू 3, 2 इंटू 4, तो 4 इंटू 2 120, माइनस 3, 4 इंटू 5 इंटू 6, 6 से 6 कट गया, दिस इज 20। तो ये एग्जैक्टली 100 आ गया। तो एन की वैल्यू आ गई 100। देखो कौन सा इंटरवल है, ऑप्शन नंबर ए, ये वाला है ही नहीं, ये वाला है ही नहीं, ये वाला है ही नहीं, ठीक है। हेंस अपना जो आंसर होगा वो 71 का ए होने वाला है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, डिफाइन ए फंक्शन कैपिटल एफ एक्स एज द प्रोडक्ट ऑफ द टू रियल फंक्शन स्मॉल f1x एंड स्मॉल f2x। अब f2x जो डिफाइन किया गया वो एक पर्टिकुलर वैल्यू पे डिफाइन किया गया कि जीरो पे भैया ये जीरो है एंड नॉन जीरो नंबर पे हमेशा ये हो जा रहा है। ओके ठीक है, तो कैपिटल एफ एक्स जो है इस तरीके से डिफाइन होगा, ऑब्वियस सी बात है। कैपिटल एफ एक्स f1x इंटू f2x होगा व्हेन x इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड जीरो व्हेन x इज इक्वल टू जीरो। नाइस। अब बोला गया है कैपिटल एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन आर। सिर्फ जीरो पे शक है हमें, तो तुम बोलोगे कैपिटल एफ एक्स लिमिट निकालो, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो में f1x इज x इंटू f2x इज साइन ऑफ 1/x। अब x टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो प्लस पे जाओ या जीरो माइनस पे जाओ, तुम्हें दिख रहा होगा ये लिमिट जीरो आ गया। क्यों लिमिट जीरो आ गया, क्यों? क्योंकि जीरो प्लस पे जाओ या जीरो माइनस पे जाओ, दिस इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, एंड अब ये जीरो प्लस पे जाओ या जीरो माइनस पे जाओ, तो ये प्लस इन्फिनिटी जाए या माइनस इन्फिनिटी जाए, साइन ऑफ प्लस इन्फिनिटी लो या माइनस इन्फिनिटी लो, साइन की वैल्यू जो है हमेशा -1 से 1 के बीच में फ्लक्चुएट करेगी। जब x की वैल्यू इनफाइनाइट होने वाली है, साइन के अंदर वाला इनपुट जो है वो इनफाइनाइट को जा रहा है, तो या तो -1 से 1 के बीच में ही कोई नंबर आने वाला है, तो -1 से 1 के बीच में कोई नंबर इंटू जीरो इज जीरो। इससे तुम्हें पता चला कि लिमिट जो है वो जीरो आ रहा है एंड एफ ऑफ जीरो इज ऑलरेडी गिवन, इट इज जीरो। इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है एंड एफ ऑफ जीरो के बराबर है, हेंस एफ एक्स इज कंटिन्यूअस। तो पहला वाला स्टेटमेंट ट्रू है। स्टेटमेंट टू को देखते हैं। बोला गया f1x एंड f2x आर कंटिन्यूअस ऑन आर। अब भैया f1x जो अपना फंक्शन है वो तो x है और ये हमें पता है सबको y इज इक्वल टू एक्स फंक्शन है, ये तो हमेशा कंटिन्यूअस है, तो f1x इज कंटिन्यूअस, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। f2x के बारे में थोड़ा सोच लेते हैं। f2x इज कंटिन्यूअस इज नॉट, जीरो पे प्रॉब्लम है, जीरो पे एक बार देख लो, लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो साइन 1/x, क्योंकि एग्जैक्टली जीरो पे तो जीरो आ रहा है, लेकिन ये लिमिट क्या एग्जिस्ट करता है, बोलेंगे नो डज नॉट एग्जिस्ट, ये लिमिट तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। क्यों? क्योंकि x को जीरो डालोगे तो अंदर वाला चीज़ इन्फिनिटी को जाएगा, साइन इन्फिनिटी कितना होता है हमें भी नहीं पता है, ये -1 से 1 के बीच में कुछ होता है, इसलिए एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। हेंस f2x तो कंटिन्यूअस है ही नहीं। इन्होंने बोला कि f1x और नहीं बोला, एंड बोला एंड f2x आर कंटिन्यूअस, नहीं, ये वाला स्टेटमेंट फॉल्स है। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, ऑप्शन नंबर 3 राइट है अपना, ठीक है। होप सबको समझ में आया होगा कॉन्सेप्चुअली किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, ये तुम्हें सीखना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि सॉल्यूशन का रट्टा मार लेना है कि भाई ऐसे ही सॉल्व हो रहा है, रट्टा हमें नहीं मारने का, हमें प्योर कॉन्सेप्ट समझने का है कि हम ये कर रहे हैं ये नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अगला सवाल देखो, फिर से स्टेटमेंट रीजन वाला, इस टाइप का पहले के ज़माने में बहुत ज़्यादा जेईई मेंस में पूछा जाता था, ठीक है। फिर से बोला है फॉर इच नेचुरल नंबर n प्लस 1 टू द पावर 7, n प्लस 1 टू द पावर 7 माइनस n टू द पावर 7 माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 7 बोल रहा है। तो ये तो सिंपल है, इसमें बाइनोमियल थ्योरम लगा दोगे, इसमें जैसे ही बाइनोमियल थ्योरम लगाओगे तुम बोलोगे सर ये तो NC0, ऐसे सोच लो ना सीधा, इसको 1 प्लस n टू द पावर 7 समझो, देन दिस इज 7C0, ठीक है, प्लस
7c1 एंड यहाँ पे n टू द पावर 1 आएगा, 7c2 n टू द पावर 2 आएगा, इसी तरीके 7c7 या 7c6 n टू द पावर 6, 7c7 n टू द पावर 7 माइनस n टू द पावर 7 माइनस 1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से आई कैन से 7c0 एंड 1 कट जाएगा, nc7 ये वाला चीज़ कट जाएगा। अल्टीमेटली ये 7c1 7 होता है, सब में 7 कॉमन आएगा, n प्लस 7c2 में भी 7 आता है, तो बेसिकली तुम्हें दिख रहा है यहाँ भी एक 7 कॉमन आएगा, यहाँ भी एक 7 है, यहाँ भी एक 7 है, तो सब में 7 कॉमन आ जाएगा, 7 इंटू समथिंग आ जाएगा, हेंस दिस इज डिविजिबल बाय 7। समझ में आया कैसे मैंने बोला हर जगह 7 आ जाएगा? 7c1 7 ही होता है, 7c2 7 इंटू 6/2 होता है। ठीक है, 7c6 7 ही होता है। ठीक है, तो हर किसी में एक 7 तो आ ही जाएगा ना, तो 7 इंटू समथिंग आएगा, 7 इंटू समथिंग कोई नंबर है तो वो डिवाइड करोगे 7 से तो वो डिविजिबल तो हो ही जाएगा 7 से, हेंस ये वाला चीज़ डिविजिबल है 7 से। ठीक है, ओके। और हमारे सिलेबस में सिर्फ स्टेटमेंट 1 ही है। स्टेटमेंट 2 को देखो, फॉर इच नेचुरल नंबर n टू द पावर 7 माइनस n इज डिविजिबल बाय 7। अब इन्होंने ऐसा कुछ बोला है। ठीक है, n टू द पावर 7 माइनस n इज डिविजिबल बाय 7। अब n की वैल्यू 1 लो तो ये n टू द पावर 7 माइनस n 0 आ जाएगा, n की वैल्यू 2 लो तो तुम बोलोगे 2 टू द पावर 7 माइनस 2, ये कितना आ रहा है 2 इंटू 2 टू द पावर 6 माइनस 1। ठीक है, अब तुम देखो इसको 2 टू द पावर 6 माइनस 1, 2 टू द पावर 6 होता कितना है? तुम बोलोगे सर 64, 64 माइनस 1 कितना होता है 63, तो 2 इंटू 63 डिविजिबल बाई 7 है। n की वैल्यू 3 लोगे फिर से तुम्हें दिखेगा ये डिविजिबल बाई 7 है। एक्चुअल में ये क्वेश्चन किसका है पता है तुम्हें? ये क्वेश्चन मैथमेटिकल इंडक्शन का है कि तुम बोलोगे पी के इज n टू द पावर या k टू द पावर 7 माइनस k, तो पी के प्लस 1 भी निकाला, k प्लस 1 टू द पावर 7 माइनस k करके। ठीक है, हेंस तुमने दिखाया कि ये दोनों सेम प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, इसका मतलब k के जगह कुछ भी रिप्लेस कर दो, दिस इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 7। एंड इसका यूज़ करके भी हम लोग इस चीज़ को प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, हेंस स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, लेकिन अभी के लिए आजकल जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए स्टेटमेंट 2 हमारे काम का नहीं है अब। ठीक है, मैथमेटिकल इंडक्शन हमारे सिलेबस में है भी नहीं अब। ओके, सिर्फ हमें स्टेटमेंट 1 सॉल्व करने आना चाहिए, जो कि हम लोग बाइनोमियल थ्योरम से भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट 1,0 एंड 0,1 एंड हैविंग द स्मॉलेस्ट रेडियस। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा फंसाया है। तुम सोचो एक सर्कल है जो 1,0 से भी पास कर रही है, 0,1 से भी पास कर रही है, एंड उसका स्मॉलेस्ट रेडियस है। तुम सोच लो इसका स्मॉलेस्ट रेडियस, इसके अलावा कुछ भी हो ऐसा सर्कल लोगे तो ऑब्वियस सी बात है इस दोनों का बीच का जो डिस्टेंस होगा रेडियस उससे तो ज़्यादा ही होगा, है कि नहीं? तो तुम बोलो इससे अच्छा डायमीटर तो उससे ज़्यादा ही होगा, ऑब्वियस सी बात है ना। तो तुमने बोला कि एक काम करते हैं, स्मॉलेस्ट सर्कल तभी हो पाएगा जब ये दोनों डायमेट्रिक एंड ही बन जाए, यही डायमीटर बन जाएगा। तो इसके अलावा अब कोई भी पॉइंट से पास करे सर्कल, डायमीटर हमेशा इससे छोटा ही रहेगा। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट रेडियस यही है, हेंस रेडियस अपना पता चल जाएगा एंड दिस इज द डायमेट्रिक फॉर्म। तो सेंटर तो पता चल गया, 1 प्लस 0/2 1/2 एंड 1 प्लस 0/2 1/2। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2, जी के जगह है -12 इंटू एक्स प्लस 2, एफ के जगह है -12 इंटू वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से इक्वेशन आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अच्छा, जी की जगह माइनस हाफ कैसे रखा? तुम सोचो ना, सेंटर इज माइनस जी कॉमा माइनस एफ एंड सेंटर माइनस जी इज हाफ, तो जी की जगह इज -12। सिमिलरली माइनस एफ इज हाफ, तो एफ की जगह पे -12 आएगा। ठीक है, अब सी निकालना है। सी निकालने के लिए मुझे पता है ना, दिस सर्कल इज पासिंग थ्रू 1,0, हेंस 1 0 1 0 प्लस सी इज इक्वल टू, तो सी की वैल्यू तो 0 आ गई, तो हेंस इक्वेशन तो अपना इक्वेशन नंबर 2 आ गया। ओके, सिंपल क्वेश्चन था ये भी। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला हुज फोकाई आर दिस एंड दिस।
ये जैसे ही इन्होंने फोकस दे दिया, इन्होंने बता दिया हाइपरबोला कैसा है। अच्छा सोचो 2,0 एंड -2,0 अगर फोकस है तो तुम तो डायरेक्टली बोलोगे ना हाइपरबोला इज समथिंग लाइक दिस। ओके, अब तुम्हें यह भी पता होता है जो फोकस का कोऑर्डिनेट होता है वो AE,0 होता है -AE,0 होता है। हेंस यहाँ से क्लियर है कि ए की वैल्यू कितनी है, तुम बोलोगे सर 2 है। चलो इस लाइन को पढ़ने से कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन हमें पता चला और हमने लिख लिया। एंड एक्सेंट्रिसिटी इज 2, एक्सेंट्रिसिटी भी इन्होंने 2 दे दिया। अच्छा एक्सेंट्रिसिटी अगर 2 है तो ए की वैल्यू कितनी होगी 1। अच्छा ए की वैल्यू 1 होगी, एक्सेंट्रिसिटी 2 है। अब मुझे पता है E² इज 1 + B² / A²। ठीक है, तो A² इज 4 इज इक्वल टू 1 + B², A² इज 1, तो B² इज इक्वल टू 3। अच्छा B² पता है, A² पता है, तो इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला तो आ ही जाएगा। x² / A² - y² / B² इज इक्वल टू 1, और वी कैन से 3x² - y² इज इक्वल टू 3। 3x² - y² इज इक्वल टू 3, ऑप्शन नंबर 2। बहुत ही इजी क्वेश्चन था वो तो, बहुत ही इजी क्वेश्चन। अब ये जो कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन नंबर 76, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे हर साल क्वेश्चन आते ही हैं, हर साल क्वेश्चन आएंगे और आते रहते हैं। ठीक है, इफ द ट्रिवियल सॉल्यूशन इज द ओनली सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ द इक्वेशन दिस, 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन दे दिया, वो भी सब साइड 0 0 0 दे दिया, दिस मीन्स होमोजीनियस इक्वेशन है। क्या लगाना होता है क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल तुम्हें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, क्रैमर्स रूल अगर नहीं पता है तो एक बार क्रैमर्स रूल को पढ़ो अच्छे से। ओके, बोला गया देन द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ के इज, के की वैल्यू बतानी है। तुम सिंपल सी बात सोचो, ट्रिवियल सॉल्यूशन, ट्रिवियल सॉल्यूशन चाहिए। D1 D2 D3 ऑलरेडी 0 होता है। अगर D इज इक्वल टू 0 हो गया तो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। D नॉट इक्वल टू 0 हो गया तो बोलेंगे हम लोग ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा। ठीक है, दैट इज 0, 0, 0। तो हमें D कैलकुलेट करना है। अब D है क्या, कोएफिशिएंट का डिटर्मिनेंट 1 - K1 K3 - K3 1 - 1 का डिटर्मिनेंट को इक्वेट करना है 0 से, हेंस सॉरी नॉट इक्वल टू 0 से। तो अब इक्वेट किया हमने, तो यहाँ से जब कैलकुलेट करोगे 1 × -3 -k, देन -k × -k +3k, ठीक है, +1 × k - 9 इज नॉट इक्वल टू 0। तो बस तुम्हें देख लेना है वो 0 कब हो रहा है, बस वही k की वैल्यू उतनी नहीं हो सकती है। हेंस दिस इज -3 + k -k² + 3k² + k - 9 इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ से 3k² - k², 2k², k + k डेट इज 2k, ये दोनों भी गया, -9 - 3 -12 इज नॉट इक्वल टू 0, k² + k - 6 इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ से k की दो वैल्यू आएगी। ठीक है, तो यहाँ से आई कैन से 2 रखोगे तो 4 + 2, हाँ ठीक है, तो k - 2 × k + 3 इज नॉट इक्वल टू 0 और k इज नॉट इक्वल टू 2, -3। तो तुम बोलोगे k कुछ भी हो जाए, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2, -3, हमेशा ट्रिवियल सॉल्यूशन तो आ ही जाएगा। ऑल रियल है 2, -3, ऑप्शन नंबर 1 ट्रू है। ठीक है, ओके, क्वेश्चन ही लोड नहीं ले रहा है भैया, गजब खराब व्यवस्था है। ठीक है कोई बात नहीं, लोड ले लिया, लोड ले लिया। ओके, क्वेश्चन देखो, बोला सचिन एंड राहुल अटेम्प्टेड टू सॉल्व ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सचिन मेड अ मिस्टेक इन राइटिंग डाउन द कांस्टेंट टर्म। हमारे पास सपोज एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एंड ended up with the roots this. Okay, Rahul made a mistake in writing down the coefficient of x to get root this. Okay, the roots of the equation are. Okay, देखो अब हो क्या रहा है, हमारे पास जो भी क्वाड्रेटिक है, अगर मैं एक क्वाड्रेटिक लिखूँ जिसका रूट 4 और 3 है तो मैं बोलूँगा x² - sx
प्लस पी इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0 हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है कोई भी, अगर सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट पता हो तो। ओके, अब इसमें क्या गलती है देख लेते हैं। ये जो क्वाड्रेटिक उसने लिखा, उसने मिस्टेक क्या किया इन राइटिंग डाउन दी कांस्टेंट टर्म, मतलब उसने ये गलत लिखा, उसने यहाँ तक सही लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस कुछ नया कांस्टेंट होता। ठीक है, एक्चुअल इक्वेशन ये होता, लेकिन उसने ये 12 गलती से लिखा। अब राहुल जब इक्वेशन लिख रहा था तो मेड मिस्टेक इन राइटिंग डाउन द कोएफिशिएंट एंड गेट द रूट 3,2। जब 3, रूट आ रहा है 2 तो एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, राहुल का इक्वेशन ये आता। ठीक है, लेकिन राहुल ने इक्वेशन पूरा लिखा, लेकिन यहाँ पे गलती क्या कर दिया, सिर्फ ये उसने गलत लिख दिया, मतलब उसने एक्स स्क्वायर माइनस कुछ पी एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0 लिखना था। ठीक है, इन दोनों से तुम्हें क्या पता चला, इन दोनों से तुम्हें पता चला कि असली इक्वेशन ये था एक्स स्क्वायर माइनस 7x एंड कॉन्स्टेंट की जगह 6 था, ये असली इक्वेशन था। ठीक है, अब बोला गया देन द करेक्ट रूट ऑफ इक्वेशन आर, इसके रूट्स बता दो भैया। इसके रूट्स तो बता ही दूंगा ना, 1 डालोगे तो 0 आ रहा है, हैंस x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 1,6। एक्चुअल रूट 1,6 था। ओके, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लेट ए एन बी द nth टर्म ऑफ एन AP। ओके, A2R इज इक्वल टू अल्फा। अब देखना, A2 R को 1 रखा तो A2 आया, R को 2 रखेंगे तो A4 आएगा, R को 3 रखेंगे तो A6 आएगा, R को 4 रखेंगे तो A8 आएगा, R को 100 रखेंगे तो A200 आएगा। इसकी वैल्यू गिवन है अल्फा। R को 1 रखा इधर तो A1 आया, देन A3 आया, देन A5 आया, एंड इसी तरीके से 100 रखा तो A199 आया, वो गिवन है बीटा। बोला गया देन द कॉमन डिफरेंस ऑफ AP, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा। ये हिंट क्या दे रहा है, अल्फा माइनस बीटा करना है, मतलब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट तो करना है। ठीक है, जैसे ही तुम अल्फा माइनस बीटा निकालने की कोशिश करोगे, तुम्हें दिख रहा है ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो A2 माइनस A1 आएगा, A4 माइनस A3 आएगा, A6 माइनस A5 आएगा, एंड देन A200 माइनस A199 आएगा। दिस इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा। अब तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है कि ये क्या है, A2 माइनस A1 ये तो कॉमन डिफरेंस है, A4 माइनस A3 ये भी कॉमन डिफरेंस, ये भी कॉमन डिफरेंस, ये भी कॉमन डिफरेंस। अच्छा, कितनी बार डी ऐड होगा, तुम बोलोगे सर 100 टाइम्स। क्यों? क्योंकि पहले वाले में भी 100 टर्म्स थे, 1 से गए 100 तक, दूसरे वाले में भी 100 टर्म्स थे। ठीक है, ओके, जिसका मतलब 100 बार डी आ चुका है, तो 100 डी इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा लिखा हुआ है, हेंस डी की वैल्यू कितनी आ गई, अल्फा माइनस बीटा अपॉन 100। सिंपल क्वेश्चन, सिंपल। ऑप्शन नंबर 2, जिसको बेसिक नॉलेज था APGP का, उसने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, देखो यार टाइम टेकिंग है थोड़ा सा, क्योंकि इसका आंसर देख के भी लग रहा है ये टाइम टेकिंग तो होगा, फिर भी क्या करें, करना तो पड़ेगा। ओके, कंसिडर दिस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन वाई इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। ये क्यों गिवन है, कांस्टेंट निकालने के लिए गिवन है। देन x इज गिवन बाय x गिवन, तो dx बाई डी वाई निकालो, क्योंकि तुम्हें x निकालना है, x इज इक्वल टू इन एज ए फंक्शन ऑफ y, y एज ए फंक्शन ऑफ x नहीं निकालना है, तो dy बाई डी एक्स ना निकाल कर dx अपॉन डी वाई निकालो, ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ओके, तो dx अपॉन डी वाई अगर निकालने की कोशिश भी कर लें तो ये तो वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन वाई माइनस एक्स इंटू डी वाई है। सो डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन वाई क्यूब डी एक्स, 1 अपॉन वाई क्यूब माइनस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो बहुत सिंपल होने ले आ रहा है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन टाइप मुझे दिख रहा है। डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस 1 अपॉन वाई स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन वाई क्यूब। ओके,
तो ये तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रहा है। अब इसका जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालोगे तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई टू द पावर 1/y² dy आएगा। सो दिस इज 1/y², y टू द पावर -2 है तो y टू द पावर -2 -1/y है ना, e टू द पावर -1/y। ओके, ये आएगा ना y² तो -2 + 1/-2 + 1 डेट इज इक्वल टू y टू द पावर -1/-1 तो -1/y। ओके, सो e टू द पावर -1/y आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। हेंस तुम्हारा जो सॉल्यूशन होगा वो डायरेक्टली होगा x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/y³ इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dy इंटीग्रेशन। ठीक है, तो अब यहाँ तक आ चुके हैं। सो दिस इज x इंटू ई टू द पावर -1/y इज इक्वल टू ई टू द पावर -1/y। एक फंक्शन होगा वो दूसरा फंक्शन होगा। अब सिंपल सी बात है, या तो ई टू द पावर -1/y को t ले लो, ठीक है, या फिर हाँ इसी को t लेने पे ज़्यादा फायदा है ना, या फिर डायरेक्टली -1/y को t ले लो। -1/y को t लोगे तो तुम सिंपल सी बात सोचो, तुम्हारे पास y टू द पावर -1 है, डिफ्रेंशिएट करोगे तो y टू द पावर -2 आएगा। ठीक है, तो 1/y² इंटू डी वाई इज इक्वल टू डी टी। ठीक है, 1/y² इंटू डी वाई इज इक्वल टू डी टी आ गया। तो 1/y² इंटू डी वाई डी टी लिख देंगे, ई टू द पावर टी डी टी, ये आ गया है ना। एंड वी नो कि 1/y तो -t है, तो दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ -t टाइम्स ई टू द पावर टी डी टी। यहाँ पे बाई पार्ट्स लगा सकते हो, तो जैसे ही बाई पार्ट्स लगाओगे फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन 1 इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन ई टू द पावर टी, उसका फिर से इंटीग्रेशन तो ई टू द पावर टी। ठीक है, प्लस कुछ कांस्टेंट आएगा, ये आ गया ई टू द पावर -1/y। अब t की वैल्यू पुट कर दो जो भी तुमने अज्यूम किया था, तो यहाँ से आ गया x इंटू ई टू द पावर -1/y इज इक्वल टू माइनस ऑफ t टाइम्स, तो -1/y प्लस 1/y इंटू ई टू द पावर -1/y माइनस माइनस प्लस ई टू द पावर -1/y प्लस कुछ कांस्टेंट। अब देखना ध्यान से, y ऑफ 1 गिवन है 1, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू भी 1, तो x की वैल्यू 1 डाला, y की वैल्यू भी 1 आया, तो ई टू द पावर -1 इज इक्वल टू y की वैल्यू ई टू द पावर -1 प्लस ई टू द पावर -1 प्लस c। तो ये तो ई टू द पावर -1 ई टू द पावर -1 कट गया, c इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई टू द पावर -1। ठीक है, तो दिस इज माइनस ऑफ ई टू द पावर -1। ओके, तो हमारा ये x आ गया। अब इसको बस हमें सिंप्लीफाई कर लेने का है। सो आई कैन से ई टू द पावर -x इज इक्वल टू आ गया 1/y प्लस ई टू द पावर -1/y से डिवाइड किया प्लस 1 माइनस ई टू द पावर -1 अपॉन ई टू द पावर -1/y। तो x इज इक्वल टू आ गया 1/y प्लस 1 माइनस ई टू द पावर 1/y -1। ठीक है, तो ये आंसर है 1 प्लस 1/y ई टू द पावर, ये ऑप्शन नंबर 3। बहुत ही सिंपल। ठीक है, बहुत ही सिंपल नहीं था ये क्वेश्चन, टफ बोल सकते हैं। ठीक है, बच्चे इसमें सिली मिस्टेक करेंगे ही, ये लिख के ले लो। ओके, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन भी जो था वो dy/dx में नहीं था, dx/dy में सॉल्व करना था। ठीक है, तो यार एक बात बता देता हूँ, जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन आए 90% चांस होता है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से वो कॉन्सेप्ट बनेगा। ठीक है, लेट फंक्शन r टू 0 से इन्फिनिटी, कितनी बार ये भी यूज आ जाता है। ठीक है, ये गिवन होता है, तो इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करने का, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बी सच डेट लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स फाई f(x) एग्जिस्ट। अब ये लिमिट एग्जिस्ट करता है, उन्होंने पहले ही बोल दिया, एंड इसका जो लिमिट है वो 0 आ रहा है। अब इस सोचो, लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 5 f(x) का होल स्क्वायर -9 अपॉन
√x-5 का मॉड इज इक्वल टू 0 आ रहा है। जैसे ही 5 को डाल रहे हो तो नीचे वाला तो 0 आ रहा है, ऊपर वाला f(5) का होल स्क्वायर -9 आ रहा है। अब ये अगर नॉन जीरो हो जाता है तो 0/(non-0/0) जो कि लिमिट अनडिफाइंड हो जाएगा, इसलिए ऊपर वाले को 0 होना ही पड़ेगा। तो f(5) का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 होना पड़ेगा और f(5) जो होगा वो +or-3 इसके हिसाब से। लेकिन अब हमें सोचना क्या है, मैंने बोला था कि जो भी गिवन होता है उसका यूज़ होता है कहीं ना कहीं। क्या f(5) -3 हो सकता है? तुम बोलोगे नहीं। फंक्शन के अंदर कोई भी इनपुट ले लो, फंक्शन का जो आउटपुट है वो हमेशा 0 या 0 से बड़ा आ रहा है। फंक्शन कभी भी आउटपुट नेगेटिव दे ही नहीं रहा है। जब फंक्शन कभी भी आउटपुट नेगेटिव नहीं दे रहा है, हेंस -3 को तो रिजेक्ट करना पड़ेगा। f(5) की वैल्यू 3 आ जाएगी। सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। बस यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक यूज करना था। ओके, तो इस वीडियो में हमने 10 क्वेश्चन सॉल्व किया, बाकी के 10 क्वेश्चन जो बचे हुए नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो हम लोग हर पार्ट में ऐसा ही करने वाले। अगर 30 क्वेश्चन का पेपर रहेगा तो हम लोग उसको 3 पार्ट में सॉल्व कर लेंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। इससे क्या होगा, 10-10 क्वेश्चन तुम्हारे रिवाइज होते जाएंगे और तुम्हें कॉन्सेप्ट भी समझ में आएगा। एक ही बार में बहुत ही लंबा वीडियो बन जाएगा, तुम भी नहीं पढ़ पाओगे उतने अच्छे से, ठीक है। तो यार पढ़ते रहो, मचाते रहो। ऑल द बेस्ट।